चलिए, तो आज हमें डिस्कस करना है एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स का टॉपिक। एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स के टॉपिक की जब हम बात करते हैं तो एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स का टॉपिक जो है उसमें हमें दो तरह की चीजें पढ़नी है कि एक्रूअल्स क्या है एंड प्रीपेमेंट्स क्या है। ठीक है। और ये एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स जो है ना, वो एक्सपेंसेस के लिए भी होगा और रेवेन्यू के लिए भी होगा। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस का मतलब है हमारे खर्चे। एक्सपेंसेस का मतलब है हमारे खर्चे। ठीक है। एक्सपेंसेस हमारे खर्चे होते हैं और दूसरी क्या चीज होती है? रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि किसी भी तरह की इनकम। जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस में एक्रूअल्स भी आता है। और एक्सपेंसेस का एक्रूअल जो होता है ना, एक्सपेंसेस में अगर कोई एक्रूअल आ रहा है वो मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी है। एंड एक्सपेंसेस में प्रीपेड भी आता है। अगर एक्सपेंसेस में प्रीपेड है तो वो मेरा एसेट है। अभी मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ फिर उसको समझाऊंगा। जहां तक रेवेन्यू की बात है, रेवेन्यू में अगर मेरा कोई एक्रूअल है, रेवेन्यू का अगर कोई एक्रूअल है तो वो एसेट होगा। एंड अगर रेवेन्यू में कोई प्री पेमेंट है तो वो मेरी लायबिलिटी है। अगर रेवेन्यू में कोई मेरी प्री पेमेंट है ना तो वो मेरी लायबिलिटी है। सर अब इसको जरा समझा दें। जी हाँ, ये जो मैंने बातें लिखी हैं, ये जो मैंने कुछ यहाँ पर बातें लिखी हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये आखिर क्या चीज है। ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्सपेंसेस की। सबसे पहले मैं एक्सपेंसेस की बात कर लेता हूँ। और लेट से एक कंपनी है 2024 यहाँ लिखता हूँ, 2025 लिखता हूँ, 2026 लिखता हूँ, 2027 लिखता हूँ। सही है, ये मैंने कुछ यहाँ पर ईयर्स लिख दी है। 2024 का साल, 25 का साल, 26 का साल और 27 का साल। अब एज्यूम कर लें कि अभी हम एक्सपेंसेस वाली एग्जांपल पर हैं। एज्यूम कर लें कि आपका जो रेंट एक्सपेंस है ना, आपका जो रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस एक साल का वो है 1,20,000। एक साल का रेंट का जो एक्सपेंस है, एक साल का जो रेंट का एक्सपेंस है वो 1,20,000 रुपए है। आपके बिजनेस से आपके बिजनेस का लेट से कोई ऑफिस है। आपके बिजनेस का कोई ऑफिस है। आपने कोई ऑफिस किराए पर लिया हुआ है। उस ऑफिस का एक महीने का किराया 10,000 रुपए, तो पूरे साल का 1,20,000 रुपए किराया बनता है। ठीक है। ये एक साल का किराया है 1,20,000। अच्छा, एज्यूम कर लें कि किराए में 2025 में भी कोई इजाफा नहीं है। अब लेट से आपने जो कैश पेड, जाहिर है किराया क्या है? मेरा खर्चा है, मेरे लिए एक्सपेंस है। मैंने इसके लिए पेमेंट करी। ठीक है। 2024 के साल के आखिर में जो मकान मालिक आया था उसने बोला भाई 2024 में तुमने मेरी जगह इस्तेमाल करी है, इसका किराया 1,20,000 रुपये हुआ। लाओ ये 1,20,000 रुपये मुझे पे करो। मैंने उसको 1,20,000 रुपये पे कर दिए। मैंने उसको 1,20,000 रुपये पे कर दिए। अगर मैंने उसको 1,20,000 रुपये पे कर दिए, अगर मैंने उसको 1,20,000 रुपये पे कर दिए जो उसके बनते थे, जो उसके जायज तौर पर बनते थे, मैंने वो 1,20,000 रुपये इसको पे कर दिए। मुझे बताओ कि क्या कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा? यानी कि क्या मुझे अब मजीद इसको कोई पैसे पे करने हैं? हाँ या नहीं? एक साल का किराया 1,20,000 रुपये बनता था और 1,20,000 रुपये का ही किराया मैंने इसको पे करा है। अगर किराया 1,20,000 रुपये बनता था और मैं इसको 1,20,000 रुपये ही पे कर रहा हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि भाई साल के आखिर में अब मुझे इसको कोई अमाउंट पे नहीं करना। मुझे इसको कोई पैसे पे नहीं करने। जितना बनता था उतना ही मैंने पे किया। अगर जितना बनता था उतना ही मैं पे करता हूँ, जितना बनता था उतना ही मैं पे करता हूँ, तो कोई पेंडिंग अमाउंट नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आती है? 2024 वाला साल। अब साल 2025 आ गया। साल 2025 का किराया 1,20,000 रुपये है। लेकिन 1,20,000 रुपये में से लेट से किसी रीजन की बुनियाद पर मैं सिर्फ 1 लाख रुपए पे कर पाया। किराया बनता था 1,20,000 रुपये, लेकिन मैंने 1 लाख ही पे कर पाया। मैं किसी रीजन की बुनियाद पर मैं 1 लाख रुपए से ज्यादा पे नहीं कर पाया। मुझे बताओ कोई पेंडिंग अमाउंट होगा, कोई ड्यू अमाउंट होगा? हाँ जी। 1,20,000 रुपये किराया बनता था लेकिन मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए पे किया, मैं सिर्फ 1 लाख रुपए पे कर पाया। तो 20,000 रुपये मैंने कम पे किए। 20,000 मैंने कम पे किए। 20,000 रुपये मैंने कम पे किए, 20,000 रुपीज मैंने कम पे किए।
जो अमाउंट मैंने कम पे किया है, जो अनपेड अमाउंट है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक्रूड एक्सपेंस। ठीक है? कितना? ₹20,000। और ये मेरी लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर 2025। ठीक है? देखो, किराया बनता 1,20,000 रुपए था। मुझे 1,20,000 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन मैं सिर्फ 1 लाख रुपए दे पाया। तो अगर मैं सिर्फ 1 लाख रुपए दे पाया और 20,000 रुपए नहीं दे पाया, तो ये 20,000 रुपए मेरे लिए एक्रूड एक्सपेंस कहलाए। एक्रूड एक्सपेंस तब अराइज होता है जब आपका खर्चा ज्यादा हो लेकिन आपने पेमेंट कम करी हो। यानी कि मेरा 1,20,000 रुपए मुझे पे करना था, मेरा बिल 1,20,000 रुपए आया, लेकिन मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए पे करे, तो मैंने 20,000 रुपीज कम पे करे। अगर मैंने 20,000 रुपीज कम पे करे हैं, तो ये 20,000 रुपीज जो है वो मेरी 2025 के साल के एंड की लाइबिलिटी कहलाई। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है जी। अब 2026 का किराया 1,20,000 रुपये। 2026 का किराया 1,20,000 रुपये। और लेट से 1,20,000 रुपये है। अब मुझे अगर मेरा पिछला उधार भी उतारना है और 2026 का भी अमाउंट पे करना है, मुझे अगर मेरा पिछला उधार भी उतारना है, मुझे अगर मेरा पिछला उधार भी उतारना है और 2026 का भी पूरा किराया पे करना है, तो बताओ मैं कितना पे करूँ? 1,40,000 रुपये पे करूँ, है ना? क्यों? क्योंकि सर 20,000 रुपये पिछले साल के बाकी थे। 20,000 रुपीज पिछले साल के बाकी थे। 20,000 रुपये आपने पिछले साल के पे नहीं किए थे, वो भी आपको पे करना है। और 1,20,000 रुपये इस साल के भी पे करना है। 1,20,000 रुपये इस साल के भी पे करना है। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप पिछला उधार भी उतारना चाहते हो ना, तो आपको 1,40,000 रुपये पे करना पड़ेगा। अब मैंने ये जो 1,40,000 रुपये पे करे हैं, ये जो 1,40,000 रुपये पे करे हैं, इसमें से 1,20,000 रुपये तो 2026 के ही हैं। और 20,000 रुपये कब के हैं? 20,000 रुपये पिछले साल के जो पेंडिंग थे, वो भी मैंने पे कर दिए हैं। ठीक है जी। चलें, अब आ गया 2027। 2027 का भी किराया एज्यूम कर लेते हैं, 1,20,000 रुपये था। लेकिन लेट से मैं ये कहता हूं कि मैंने 1,50,000 रुपये की पेमेंट कर दी। जितना किराया बनता था उससे ज्यादा पेमेंट कर दी। मुझे 1,20,000 रुपये देने थे, मैंने 1,50,000 रुपये दे दिए। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या होगा? बताएं। हाँ, 30,000 जो होगा, जो 30,000 होगा ना, इस 30,000 को हम क्या बोलेंगे? इस 30,000 को हम प्री पेमेंट बोलेंगे। ठीक है ना? हमारे पास ये जो 30,000 होगा ना, ठीक है, हमारे पास ये है प्री पेड एक्सपेंस। प्री पेड एक्सपेंस। और इस प्री पेड एक्सपेंस की वैल्यू कितनी है? रुपीज रुपीज 30,000। इस प्री पेड एक्सपेंस की वैल्यू होगी रुपीज 30,000। और ये क्या होगा? एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 2027। किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल हो वो जरूर पूछे। ठीक है? देखो, मैं वापस से इस एग्जांपल को गो थ्रू करता हूँ, ताकि जितने भी नए बच्चे हैं वो भी हमारे साथ हों। स्लो स्लो गो थ्रू करेंगे, 100 बार रिपीट कर कर चलेंगे। 2024 में 1,20,000 रुपये का किराया बना। 1,20,000 रुपये मैंने पे करे। यानी कि जितना एक्सपेंस था उतनी ही पेमेंट करी मैंने। इस केस में मेरे पास कोई भी क्लोजिंग अमाउंट नहीं है। 2025 में 1,20,000 रुपये का खर्चा था, एक्सपेंस था, लेकिन मैंने पेमेंट सिर्फ 1 लाख की करी। यानी कि 20,000 रुपये कम पे करे। जब मैं कम पे करता हूं उसको हम एक्रूड एक्सपेंस कहते हैं। एक्रूड एक्सपेंस या एक्रूअल्स का मतलब ये होता है कि आपने कोई सर्विस इस्तेमाल कर ली है लेकिन उसके पैसे अभी नहीं दिए। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लायबिलिटी कहते हैं। और ये 2025 के आखिरी दिन की हमारी लायबिलिटी है। 2026 में 1,20,000 रुपये किराया था। 20,000 रुपये पिछले बाकी थे। अब मैंने 1,40,000 रुपये पे कर दिए। इसका मतलब अगर मैं 1,40,000 रुपये पे कर रहा हूँ, तो 1,20,000 रुपये इस साल के और 20,000 पिछले साल के पे कर रहा हूँ। ये इस तरह से 1,40,000 पे करे, बकाया कुछ रहा नहीं।
2027 में 1,20,000 रुपए का खर्चा था, लेकिन मैंने 1,50,000 रुपए की पेमेंट कर दी, यानी कि जितना करना था उससे 30,000 रुपए ज्यादा पे कर दिया। अगर मैंने ज्यादा पे कर दिया तो ये प्रीपेड एक्सपेंस कहलाए। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये है कि जितना पे करना था उससे आप ज्यादा पे कर। ठीक है। अब आपके पास, भाई, होता है ऐसा बिजनेस में कि आप जितना अमाउंट बनता है उससे ज्यादा पे कर देते हो। मिसाल के तौर पर तुम जो है वो यूं सोच लो कि तुम कोई चीज खरीदने गए, तुम्हारे पास खुले पैसे नहीं थे, तुमने बोला यार 30,000 रुपए ज्यादा रख लें, अगली बार मैं कम दे दूंगी। अब देखो 2027 का एक्सपेंस होगा 1,20,000 रुपए। क्या मुझे 1,20,000 रुपए पूरे पे करना पड़ेंगे? क्या मुझे 1,20,000 रुपए पूरा करने पे करना पड़ेगा? नहीं। मैं उस बंदे को ये कह सकता हूँ, मैं उस बंदे को ये कह सकता हूँ, देखो भाई 1,20,000 रुपए बनते हैं, लेकिन मैं 30,000 रुपए तो तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। मैं 30,000 रुपए तो तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, तो मैं तुम्हें मजीद 90,000 दे देता हूँ। तो अब बैलेंस क्या बच गया? वो बोलेगा सर बैलेंस कुछ भी नहीं बचा। ठीक है जी। यानी कि अगर हमने कभी ज्यादा पे कर दिए है ना, अगर हमने कभी ज्यादा पे कर दिए हैं तो उसका मुझे बाद में फायदा हो रहा है। ठीक है। हाँ हाँ, किसी भी चीज पर अप्लाई हो सकती है। देखो मैंने यहाँ पर ज्यादा पे कर दिए थे, तो अगली बार मैं कम पे करूंगा। ठीक है। अच्छा, एक्रूड एक्सपेंस जो होता है वो लायबिलिटी क्यों होती है? वो लायबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि बाद में मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। लायबिलिटी का आसान लफ्जों में मतलब क्या है? किसी से लिया गया उधार। और प्रीपेड एक्सपेंस एसेट क्यों होता है? एसेट हर वो चीज है जो मुझे फायदा देगी। तो सर इस 30,000 रुपए ने आपको क्या फायदा दिया? इस 30,000 ने मुझे ये फायदा दिया कि साल 2028 में मुझे 1,20,000 नहीं बल्कि सिर्फ 90,000 रुपए पे करना पड़े। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ। हमारा प्रीपेड एक्सपेंस एसेट इसलिए है क्योंकि वो हमें फायदा देगा ना। जिस तरह से यहाँ पर 2027 के आखिर में 30,000 रुपए प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट था। सर एसेट क्यों था? एसेट इसलिए था क्योंकि इसने मुझे फायदा दिया। फायदा कैसा दिया? फायदा ऐसा दिया कि अगले साल मुझे 1,20,000 रुपए नहीं पे करना पड़े बल्कि सिर्फ 90,000 रुपए पे करना पड़ रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने एक ये छोटी सी एग्जांपल करी एक्सपेंस की, और इसमें आपको ये बताया कि आपके पास एक्रूड एक्सपेंस भी कोई चीज हो सकती है। एक्रूड एक्सपेंस तब अराइज होता है जब आपने पूरा अमाउंट पे ना किया हो, और प्री पेमेंट का मतलब ये है कि आपने जो अमाउंट पे करना था उससे ज्यादा कभी पे कर दिया। क्या ये बात क्लियर है सबके लिए? मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। सही। अच्छा, अब जब हम टी अकाउंट्स बनाते हैं और डबल एंट्रीज करते हैं ना, तो उसके दो सिस्टम्स हैं। एक डबल अकाउंट्स, टू अकाउंट्स वाला है, और एक सिंगल अकाउंट वाला है। तो जरा उसको देख लेते हैं। ठीक है। देखो, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन पे पहले आते हैं। ठीक है। आप सबको डबल एंट्रीज तो मालूम है ना? आप सबको डबल एंट्रीज तो मालूम है ना? चलिए 2024 की बात करते हैं। मुझे बताएं, मुझे बताएं। और जितनों को नहीं मालूम, जितने नए बच्चे हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है, आप साथ रहें। आप साथ रहेंगे, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जाएगा। मुझे बताएं, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस की डबल एंट्री क्या पे पास हो सकती है? ठीक है। देखें, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ये बात तमाम बच्चे याद रखें कि अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है ना तो वो डेबिट होता है। क्या होता है? अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। अब हमारे पास जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना अपनी, तो हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। ठीक है जी। हम अपने पास यहाँ पर अपनी अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं, और लेट से हम जो है वो रेंट की अकाउंटिंग करते हैं, तो हम जो रेंटल एक्सपेंस है उसकी क्या डबल एंट्री पास करेंगे बताएं। देखिए, हमारे पास 2024 में 1,20,000 रुपए का, हमारे पास 2024 वाले साल में 1,20,000 रुपए का टोटल अमाउंट था रेंट एक्सपेंस का, और वो हमने कैश के जरिए पे किया। अच्छा, जैसे कि आप लोग एंट्रीज पास कर रहे हो, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये बिल्कुल दुरुस्त एंट्री है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा करती हैं कि इस एंट्री को थोड़ा सा दो अकाउंट्स में पास करते हैं। यानी कि
एक्सपेंस की वो अलग एंट्रीज पास करती हैं और पेमेंट की अलग एंट्रीज पास करती हैं। अब ये मेथड नंबर वन है। मेथड नंबर वन में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हम जो है वो दो एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको दोनों सिस्टम्स बता रहा हूँ, दोनों सिस्टम्स वैलिड है। एक सिस्टम ये हो सकता है कि मैं क्या करूं, रेंट एक्सपेंस डेबिट करूं, ठीक है, 1,20,000 रुपए से। और मैं जो है ना वो रेंट पेएबल को क्रेडिट कर दूं। क्या क्रेडिट कर दूं? रेंट पेएबल। सर लेकिन ये तो हमने पे किया है। हाँ हाँ, मान लिया मैंने। लेकिन एक सिस्टम ये होता है कि जिसमें हम रेंट एक्सपेंस और रेंट पेएबल दो मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाते हैं। मेथड नंबर वन जो आप लोग बता रहे हो वो मेथड नंबर टू है, उस पर भी मैं आऊंगा। मेथड नंबर वन में क्या करेंगे? मेथड नंबर वन में सबसे पहले हम रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और रेंट पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। तो लेकिन हमने उसकी पेमेंट भी तो करी है। जी हाँ, आपने जब उसकी पेमेंट करी तो आप रेंट पेएबल को डेबिट करेंगे 1,20,000 से, और कैश को क्रेडिट कर देंगे 1,20,000 से, ठीक है। अच्छा सर, इसका मतलब ये हो गया कि हम जो एंट्री बता रहे हैं वो भी गलत थी। वो गलत थी या सही थी? बिल्कुल सही थी। लेकिन कुछ अकाउंटिंग कंपनीज, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, रेंट पेएबल का सेपरेट अकाउंट बनाती हैं। रेंट पेएबल आपकी लायबिलिटी थी, ठीक है। पहले आपने रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया और रेंट पेएबल को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और क्योंकि आपने 2024 में रेंट का एक्सपेंस पे भी करा है कैश में, तो फिर आपने एक और एंट्री पास करी जिसमें आपने रेंट पेएबल को डेबिट किया और आपने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो ये कुछ कंपनीज करती हैं कि दो अकाउंट्स बनाती हैं, रेंट एक्सपेंस का अलग, रेंट एक्सपेंस का अलग, और रेंट पेएबल का अलग अकाउंट। बात समझ में आ रही है? हमें सवाल बताएगा कि एक सिंगल अकाउंट बनाना है या अलग अलग अकाउंट बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गई 2024 की एंट्रीज। अगर हम 2024 के टी अकाउंट्स बनाएं, अगर हम साल 2024 के टी अकाउंट्स बनाएं, यार कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि वो कंफ्यूज हो? काइंडली मुझसे बात करते रहो। देखो, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अकाउंटिंग आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। आप अकाउंटेंट बन रहे हैं, हर लेवल पर आपको अकाउंटिंग की जरूरत हो। तो मुझे काइंडली बता दें अगर कोई मसला है तो मैं डिस्कस कर लूँ आपसे, ठीक है। आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं आप लोगों को स्लो स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग जो है वो चीज़ों की ग्रिप ले लें, चीज़ों पर ग्रिप हासिल करें। अब देखिए इसमें क्या होगा। आप, अच्छा, मुझे क्लियर है, सिंगल है तो अलग। हाँ, अब देखिए रेंट एक्सपेंस का एक अलग अकाउंट बनेगा, ठीक है। और आपके पास रेंट पेएबल का एक अलग अकाउंट बनेगा, सही है। अच्छा, जो रेंट एक्सपेंस का अकाउंट होगा, जो रेंट एक्सपेंस का अकाउंट होगा उसमें यहाँ पर आप 1,20,000, क्योंकि रेंट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट हो रहा है, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रेंट पेएबल, और यहाँ पर रेंट पेएबल के अकाउंट में रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट करके यहाँ पर 1,20,000, ठीक है जी। ये मैंने ये वाली डबल एंट्री पास करी है। ये मैंने ये वाली डबल एंट्री पास करी है जिसमें मैंने रेंट एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट किया है, रेंट पेएबल के अकाउंट को क्रेडिट किया है। रेंट एक्सपेंस का डेबिट अकाउंट होगा 1,20,000 रुपए से, और रेंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा 1,20,000 रुपए से। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि हम दूसरी एंट्री पास करेंगे। दूसरी एंट्री जब हम पास करेंगे तो रेंट पेएबल का अकाउंट डेबिट होगा और कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हमारा रेंट पेएबल का अकाउंट है, ये डेबिट होगा। और आप कैश पे कर रहे होगे, आप कैश पे कर रहे होगे तो कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। बहरहाल कैश का अकाउंट मैं यहाँ पर नहीं बना रहा। क्या ये समझ में आ रही है बात? क्लियर है सारी चीजें? कोई भी बच्चा जो कंफ्यूज हो मुझे जरूर पूछे। मैंने यहाँ पर आपका रेंट का जो अकाउंट है वो प्रिपेयर किया है। अच्छा, एक और एंट्री, अगर हम इस मेथड से जाएंगे, मेथड नंबर वन से जाएंगे, तो एक और एंट्री हमें पास करनी होगी। वो साल के एंड में होगी और वो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए, ठीक है। और रेंट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट 1,20,000 रुपए।
एक और एंट्री जो हमें पास करनी होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट 1,20,000 रुपए, यानी कि यहाँ से 20,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। इसके बाद ये वाला अकाउंट जो है इसका कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं होगा, इस अकाउंट का कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं होगा, इस अकाउंट का कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं होगा। ठीक है, इस स्पेसिफिक अकाउंट का कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं होगा। और रेंट पेएबल का जो अकाउंट है इसका भी ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं है इस केस में, इसलिए क्योंकि जितना रेंट बना था उतना रेंट मैंने पे भी कर दिया है। चलिए, अच्छा कैश का अकाउंट, मैं क्योंकि हमारा कैश बुक टॉपिक नहीं है, कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ये अमाउंट आएगी इसलिए नहीं बनाया मैंने। मैं चाह रहा हूँ आपको रेंटल एक्सपेंस और रेंट पेएबल का अकाउंट सिखाऊं। सर एक्स्ट्रा काम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ रेंट और कैश का टी अकाउंट बनाए के खत्म करें। शायान देखो, कुछ कंपनीज रेंट पेएबल और रेंट एक्सपेंस दोनों का सेपरेट टी अकाउंट बनाती हैं, कुछ कंपनीज रेंट एक्सपेंस और रेंट पेएबल का सेम टी अकाउंट बनाती हैं। तो जैसे कि दो मेथड्स हैं, ये मेथड नंबर वन है। मेथड नंबर वन में रेंट एक्सपेंस का और रेंट पेएबल दोनों का मुख्तलिफ अलग टी अकाउंट बनता है, एक साथ टी अकाउंट नहीं बनता। पीएनएल अकाउंट साथ में क्यों बनाते हैं ये हम तो, हाँ अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना वो आखिरी चैप्टर की चीज है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसी चीज है जो आप आखिरी चैप्टर में पढ़ोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करने का मतलब ये है कि एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना। लेकिन जब आप आखिरी चैप्टर चैप्टर नंबर 10 पढ़ोगे तो उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने जो डेबिट किया था तो उसको जब हम बनाएंगे उसमें आप पढ़ोगे कि उससे क्या हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना वो आखिरी चैप्टर में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअली एक फाइनल अकाउंट होता है जिसमें आपकी कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ये जो डेबिट किया है और रेट एक्सपेंस क्रेडिट किया है इसको समझने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप आखिरी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिलहाल जो चीज़ आपके लिए कंसर्न होना चाहिए या जो चीज़ आपको समझनी है वो ये समझनी है कि भाई रेंट एक्सपेंस का एक अलग टी अकाउंट है और रेंट पेएबल का एक अलग टी अकाउंट है। मेथड नंबर वन में पहली एंट्री रेंट एक्सपेंस इतना था वो डेबिट किया और रेंट पेएबल को क्रेडिट किया, रेंट पेएबल मेरी लायबिलिटी थी। और दूसरे केस में मैंने रेंट पेएबल को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया, रेंट पेएबल मेरी लायबिलिटी थी वो कम हुई तो वो डेबिट हो गई और कैश से उसकी पेमेंट करी तो वो क्रेडिट हो गया। ब्रॉड डाउन कैरी डाउन तब आते हैं जब डेबिट और क्रेडिट साइड्स मुख्तलिफ हों, डिफरेंट हो। यहाँ पर देखें, अगर रेंट एक्सपेंस का अकाउंट तो डेबिट साइड पर 1,20,000 रुपए है और क्रेडिट साइड पर भी 1,20,000 रुपए है। अगर हम रेंट पेएबल का अकाउंट देखें, रेंट पेएबल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर और डेबिट साइड पर दोनों साइड्स पर 1,20,000 रुपए है। ब्रॉड डाउन कैरी डाउन तो तब आता है, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन तो तब आता है जब आपके पास डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों सेम ना हो, दोनों में डिफरेंस हो, दोनों जो है वो मुख्तलिफ हो, दोनों बैलेंस ना हो रही हो तो हम बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरी डाउन कैलकुलेट करते हैं, वरना अदरवाइज तो नहीं करते हैं। ठीक है जी, और बताएं। जो मसले हैं दूर करवा लें, कोई मसला छोड़े नहीं। सही है, ये हमारा पहला साल था, अभी तो हम मेथड नंबर वन से पहले साल की अकाउंटिंग करी हमने। सही है। अच्छा सर, अगर मेथड नंबर टू होता, अगर मेथड नंबर टू होता, अच्छा डबल एंट्रीज कैसे पास हो। देखिए हमारे पास आपको पता है ना, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, हाँ या नहीं। ये बात मालूम है, अगर कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, और अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो पहले केस में क्या हो रहा है, रेंट का एक एक्सपेंस है 1,20,000 रुपए का, रेंट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो उसको हमने डेबिट किया और रेंट पेएबल को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और रेंट पेएबल को हमने क्रेडिट कर दिया। दूसरी एंट्री क्या हुई, हमने जब रेंट पेएबल यानी कि जो रेंट का अमाउंट था उसको पे किया तो हमने लायबिलिटी को डेबिट किया, लायबिलिटी को रिड्यूस किया, लायबिलिटी को कम किया और साथ में कैश को क्रेडिट किया क्योंकि कैश के थ्रू हम उसकी पेमेंट कर रहे थे। ठीक है जी, अब बताएं और कोई सवाल। किसी किस्म का, किसी का कोई भी और सवाल है तो काइंडली मुझे बताएं। चलें आगे। अच्छा,
दूसरे साल पर आ जाते हैं। अब मुझे बताएं दूसरे साल का रेंट का एक्सपेंस कितना है। मुबशिर, ट्रायल बैलेंस आज का टॉपिक नहीं है मेरा मुन्ना। ठीक है, देखिए पहले हम इसको समझ लेना, एक्रूअल्स एंड पेमेंट्स को समझ ले। दूसरे साल का एक्सपेंस है 1,20,000 रुपए। पेमेंट कितनी करी है? 1 लाख रुपए। अब इन दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक है, सेकेंड ईयर मेरा जो अमाउंट मैंने एक्सपेंस है मेरा वो 1,20,000 रुपए है। ठीक है, और जो मेरी पेमेंट है वो मेरी लाख रुपए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इस बार फर्क आ गया, इस बार डिफरेंस आ गया। इस बार मेरे पास अमाउंट बनता है जो अमाउंट बनता है वो पूरा का पूरा जो है उसमें से बहरहाल कुछ अमाउंट ऐसा है जो मैंने पे करा है और कुछ अमाउंट ऐसा है जो मैंने पे नहीं करा। ठीक है जी। अब इस सेकंड केस में क्या होगा? इस सेकंड केस में क्या होगा? इस सेकंड केस में सब समझ गया पी एन एल के अलावा? ठीक है, पी एन एल जो है वो आखिरी आपका टॉपिक है, उसमें आप पढ़ेंगे तो आप फिक्र ना करें। सही है। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा, अब जरा गौर से सुनिएगा। हाँ, अच्छा अब देखें, यहाँ पर आपके पास जैसे कि मैंने कहा ना कि कंपनीज मुख्तलिफ तरह की अकाउंटिंग करती हैं। ये तो मैंने आपको एक मेथड बता दिया। ठीक है, ये मैंने एक मेथड बता दिया। इस मेथड में कंपनी ने क्या किया? इस मेथड में कंपनी अपना पेएबल्स का एक सेपरेट अकाउंट बनाती है। और कंपनी अपने पेएबल्स के अकाउंट में 2024 की ही चले अकाउंटिंग करते हैं। 2024 की ही अगर अकाउंटिंग करें तो कंपनी क्या करती है कि रेंट एक्सपेंस को डेबिट करती है और जितना भी रेंट एक्सपेंस होता है वो पेएबल में ले जाती है। उसके बाद कंपनी क्या करती है? कंपनी रेट पेएबल को डेबिट कर कर और जितना पेमेंट करती है उससे कैश को क्रेडिट कर देती है। ये एक टाइप की अकाउंट। ठीक है, ये एक टाइप की अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अकाउंटिंग में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम मुख्तलिफ तरह से एक कंपनी की अकाउंटिंग को कर सकते हैं। सही है, मैं एक काम करता हूँ, कुछ मेथड जो है ना मुख्तलिफ अकाउंटिंग के जो आपको बुक्स में नजर आएंगे वो मैं पहले ही साल पर अप्लाई करता हूँ। ठीक है जी। सर, क्या ये हमें समझ में आना जरूरी है या हम कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं? नहीं, आपको सारे मेथड्स पता होने चाहिए, आपका सवाल किसी भी तरह से आ सकता है। अगले मेथड पर चलूं। एक और जो मेथड होगा ना, मैं ईयर नंबर 1, मैं 2024 की अकाउंटिंग करता हूँ। मैं 2024 की ही फिलहाल अकाउंटिंग करता हूँ। मैं 2024 की ही फिलहाल अकाउंटिंग करता हूँ और मेथड एक और जो अप्लाई होता है उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, एक और जो मेथड अप्लाई होता है वो ये होता है कि मैंने देखा लेट से 2024 का एक्सपेंस कितना है? 1,20,000 रुपए। 2024 का एक्सपेंस कितना है? 1,20,000 रुपए। हाँ भाई, सब मेरे साथ हो। 2024 का एक्सपेंस कितना है? 1,20,000 रुपए। आप सबसे पहले जो एंट्री है ना वो पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए। और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 1,20,000। ठीक है। सर, इस सेकेंड मेथड में क्या हो रहा है? इस सेकेंड मेथड में हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट जाएगा उसको सबसे पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 1,20,000 रुपए का मेरा खर्चा है। हम ये कह रहे हैं कि 1,20,000 रुपए का मेरा खर्चा है। हम ये कह रहे हैं कि 1,20,000 रुपए का मेरा खर्चा है और वो रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है जी। इसमें कोई मसला? इसमें कोई मसला नहीं है? इसमें कोई मसला? अच्छा, अब इत्तेफाक से 2024 वाला जो साल है ना, 2024 वाला जो साल है इसमें हमने पूरा अमाउंट पे भी कर दिया। हमने जो 2024 वाला साल है उसमें जितना अमाउंट बना था वो सारा पे भी कर दिया। ऐसा भी हो सकता था कि ये कंपनी क्या करती हो, ये कंपनी रेंट पेएबल का अकाउंट जो है उसमें पूरा अमाउंट ट्रांसफर ना करे, बल्कि वो सिंपली क्या करते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट 1,20,000 रुपए और कैश का अकाउंट क्रेडिट 1,20,000 रुपए। देखिए, इन द एंड सारे मेथड्स जो है वो एक ही नतीजे पे जाएंगे। इन द एंड सारे मेथड, तीन चार मेथड जितने भी हैं वो एक ही नतीजे पर जाएंगे। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमें क्या रेंट पेएबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा?
अगर हम इस तरह से अकाउंटिंग कर रहे हैं तो क्या हमें रेंट पेएबल का अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा? नो सर, 2024 में तो नहीं लगता बनाना पड़ेगा। आप एक ही अकाउंट बना लेंगे और उसी एक अकाउंट में आपने दोनों एंट्रीज पास कर दी। यानी कि आपने रेंट एक्सपेंस का जो अकाउंट बनाया है, इस रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए अभी अर्ली होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आखिरी टॉपिक होता है, लेकिन अकाउंटिंग में क्योंकि सारी चीजें जंबल अप या मिक्स हुई भी होती हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है कि मैं रेंट एक्सपेंस को डेबिट करूं, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करूं, रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट करूं, और फिर क्योंकि ये पूरा अमाउंट पे कर दिया है तो मैं यहीं से कैश जो है वो 1,20,000 रुपये दिखा, और इस तरह से मैं अपने अकाउंट्स बना। ठीक है जी। देखिए, बहुत सारी अलग अलग तरह की कंपनीज बहुत सारी अलग अलग तरह से अकाउंटिंग करती हैं। आप इस तरह ना समझें कि सर एक किताब में लिखा हुआ था पहला वाला मेथड, एक किताब में लिखा हुआ था दूसरा वाला मेथड, तो कौन सा सही है? नहीं, सारे मेथड सही हैं। देखिए यहाँ पर कहाँ आया, मेथड नंबर 2 में तो नहीं आया हसन, मेथड नंबर 2 में तो रेंट पेएबल नहीं आया। मेथड नंबर 2 में रेंट पेएबल आया ही नहीं है। और मेथड नंबर 1 जो है ना, मेथड नंबर 1 जो है उसमें भी कोई पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट पर तब आती है, लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट पर तब आती है जब कोई क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर जितना रेंट था आपके पास वो भी आपने पे कर दिया है ना। ठीक है भाई, समझ आ रही है सबको? सही है जी। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, रीजन ये है कि मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता। अब देखिए ये मेथड भी सही है। अगर कोई बोले सर ये क्या है भाई, इस कंपनी का ये लॉजिक है, इस कंपनी की ये मंतक है कि हम अलग से पेबल का अकाउंट ही नहीं बनाते, है ना। तो इसने क्या किया, पी एन एल डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट किया, और क्योंकि वो पूरा पे कर दिया है, तो उसने रेट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया। ये मेथड भी सही है, ये मेथड जो है इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही मेथड है। कुछ कंपनीज इस तरह से मेथड बना, इस तरह से एक ही अकाउंट बना सकती हैं। तो आपको जो है ना उसी वक्त देखना होगा कि भाई कंपनी क्या कर रही है, कंपनी किस तरह का मेथड फॉलो कर रही है। हो सकता है कि कोई कंपनी किसी और तरह का मेथड फॉलो करती है। बहरहाल ये तो हमारा पहला साल था, अब हम दूसरे साल पर आते हैं। अच्छा, जितने जनवरी वाले बच्चे हैं, कुछ 5% तो समझ में आ रहा है ना? अगर 5-10% समझ में आ रहा है तो भी बहुत है, आप लोग जाइएगा नहीं। चले, अब अगर हम अगले साल की बात करते हैं ना, अब हम मुख्तलिफ तरह के मेथड जो है उससे फेमिलियर हो चुके हैं। लेट से हम एक काम करते हैं, हम पेएबल जो है उसका अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको, चले पहले सिर्फ एक्सपेंसेस का, सिर्फ रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं। लेट से हम अब साल 2025 की डबल एंट्रीज और टी अकाउंट्स पर आते हैं। ठीक है, हम साल 2025 के डबल एंट्रीज और टी अकाउंट्स की जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ हसन, वो 2025 के साल में आए। ठीक है, लेट से ये कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देती है 1,20,000 रुपए से, और रेंट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट कर देती है 1,20,000 रुपए से। ठीक है जी, ये बात समझ में आई बच्चों? इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया 1,20,000 रुपए से। कभी भी कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर आता है। और रेंट एक्सपेंस का एक अकाउंट ओपन किया जो 1,20,000 रुपए से इसने ओपन कर दिया, और इसका क्रेडिट बैलेंस शो शो कर दिया। अब इसमें से 1 लाख रुपए पे करें, और लेट से ये रेंट एक्सपेंस के ही अकाउंट में सारा काम करना चाहती है, ये कंपनी रेंट एक्सपेंस के ही अकाउंट में सारा काम करना चाहती है। तो अब बताइए क्या करेगी? सर ये कंपनी जो है ना वो रेंट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट करेगी, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट करेगी 1,20,000 रुपए से, और कैश को क्रेडिट कर देगी, सॉरी 1 लाख से, और कैश को क्रेडिट कर देगी 1 लाख रुपए से। ठीक है। अच्छा, एक सवाल बार बार आ रहा है, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ये पी एन एल क्या होता है?
देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आप एंड के चैप्टर्स में एक चीज पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स में। एक्चुअली जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक फाइनल अकाउंट होता है जो आपकी कंपनी की इनकम को कैलकुलेट करता है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, और जितने भी रेवेन्यू या इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होती हैं। फिलहाल आप इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्यों डेबिट कर रहे हैं। लेकिन जब आप आखिरी के चैप्टर्स पर पहुंचेंगे तो इसकी लॉजिक आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे होंगे, समझ आ जाएगी। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया, रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट किया, और हमने रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। कंपनी पेएबल का अलग अकाउंट नहीं बना रही, कंपनी पेएबल का अलग अकाउंट नहीं बना रही। ठीक है। कंपनी अगर पेएबल का अलग अकाउंट नहीं बना रही, उसका 1,20,000 रुपए का खर्चा था, उस 1,20,000 रुपए के खर्चे में से उसने 1 लाख रुपए पे कर दिए। अब आप अगर रेंट एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाएंगे, रेंट एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाएंगे, रेंट एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाएंगे, तो वो कैसा दिखेगा? अगर मैं यहाँ पर रेंट एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर रेंट एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाऊंगा, मैं यहाँ पर रेंट एक्सपेंस का टी अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, क्या इसका कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट 1,20,000 रुपए, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट 1 लाख रुपए। क्या इसका कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन आएगा? क्या इसका कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन आएगा? जी, कितना आएगा? ब्रॉड डाउन बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो आएगा, जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो आएगा 20,000 रुपए। और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन जो होगा ना, यहाँ पर जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा वो आएगा 1,20,000 रुपए। ये 1,20,000 रुपए क्या होगा? एक्रूड रेंट। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ये लायबिलिटी है। 1,20,000 रुपए किराया बनता था लेकिन तुमने सिर्फ 1 लाख रुपए पे किया है, तो जो 20,000 रुपए तुमने पे नहीं किया वो तुम्हारी लायबिलिटी। ठीक है जी, कोई मसला? कोई मसला? ठीक है जी, चले। अच्छा, इसमें इस 2025 के साल में क्या था? कंपनी का खर्चा 1,20,000 रुपए था। कंपनी ने पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 लाख की करी है, तो 20,000 रुपए कंपनी का एक्रूड रेंट होगा। सर अगर कंपनी दो टी अकाउंट्स बनाए, अगर कंपनी दो टी अकाउंट्स बनाए, कोई और मेथड हो सकता है? हाँ, ये मेथड भी हो सकता था कि कंपनी दो टी अकाउंट्स बनाए, कंपनी दो टी अकाउंट्स बनाए, ये मेथड भी हो सकता था। ठीक है, क्या हो सकता था? कंपनी दो टी अकाउंट्स बनाए, ये मेथड भी हो सकता था। उस केस में कंपनी क्या कर सकती थी? उस केस में ऐसा हो सकता था कि एक एंट्री पास हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 1,20,000 रुपए। फिर दूसरी एंट्री पास हो जाए, रेंट एक्सपेंस डेबिट 1,20,000 रुपए, रेंट पेएबल क्रेडिट 1,20,000 रुपए, और रेंट पेएबल डेबिट एक 1 लाख रुपए, और कैश क्रेडिट 1 लाख। बात समझ रहे हैं? क्या ये बात समझ में आई, हाँ या नहीं? ये वो वाला सिस्टम है जिसमें कंपनी रेंट एक्सपेंस का अलग टी अकाउंट बनाती है और रेंट के पेबल का अलग टी अकाउंट बनाती है। पहले वो पूरा एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में बुक करती है, फिर पूरा एक्सपेंस रेंट पेबल में ले जाती है, और फिर उसमें से जितना पे करती है वो पेबल में एडजस्ट कर लेती है। इस केस में क्या होगा? हाँ बिल्कुल, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन हमें सारी तरह की अकाउंटिंग आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर तीन मेथड्स बताऊंगा, ये दूसरा मेथड है। अब इस मेथड में क्या होगा भाई? इस मेथड में क्या होगा सर? आप जरा टी अकाउंट्स भी बनाएं, बना देते हैं। एक टी अकाउंट आपका किस चीज का बनेगा? एक टी अकाउंट किस चीज का बनेगा? रेंट एक्सपेंस का, है ना? एक टी अकाउंट रेंट एक्सपेंस का बनेगा। दूसरा टी अकाउंट किस चीज का बनेगा? दूसरा टी अकाउंट किस चीज का बनेगा? रेंट
पेएबल का। रेंट एक्सपेंस के टी अकाउंट में क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट, 1,20,000 रुपए। और ये पूरा अमाउंट कहाँ जा रहा है? रेंट पेएबल में जा रहा है। कितने से? 1,20,000 रुपए से। ठीक है जी। और ये इस तरह से यहाँ पर ये अकाउंट बन गया। प्यारे बच्चों, मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताना जरूर, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या हुआ भाई? सर जब ये एंट्री हो गई, जब ये एंट्री हो गई, तो रेंट पेएबल का जो अकाउंट है, आपने रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल यहाँ पर क्रेडिट किया है, 1,20,000 रुपए। और इसमें से आपने पेमेंट जो करी है कैश की, वो 1 लाख करी है। इस सिनेरियो में क्या होगा कि इस अकाउंट में आपके पास, इस अकाउंट में आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा 20,000 रुपए का पे। बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, ये समझे आप लोग? हाँ जी, ये समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर कंपनी दो टी अकाउंट्स बनाती है। गौर से सुनिएगा, यहाँ पर कंपनी दो टी अकाउंट्स बनाती है। एक टी अकाउंट रेंट एक्सपेंस का होता है, जितना भी एक्सपेंस होता है वो पूरा पेएबल में ट्रांसफर होता है। जब वो पूरा पेएबल में ट्रांसफर होता है, उसमें से जो पेमेंट हो जाती है वो चली जाती है, और जो बच जाता है वो मेरा पेएबल होता है। कंपनी इस तरह से भी अपनी टी अकाउंटिंग कर सकती है। कंपनी इस तरह से भी अपनी अकाउंटिंग कर सकती है कि वो रेंट एक्सपेंस का और रेंट पेएबल का टी अकाउंट बिल्कुल सेपरेट बना रही हो। इसकी ये डबल एंट्रीज हैं। और यहाँ पर आपने वो सीखा कि एक टी अकाउंट है। ठीक है सर, क्या कोई और मेथड भी होगा? हाँ, एक और मेथड भी है, वो भी बताता हूँ। हाँ जी, मुझे काइंडली आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि कोई भी अगर मसला है तो मुझसे डिस्कस कर ले, क्योंकि चीज़ें मजीद कॉम्प्लेक्स हो उससे पहले आपका चीज़ों का हल करवा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सिनेरियो में बताएंगे कि कैसा टी अकाउंट बने हुए हैं। कभी कभार आपका एमसीक्यू होगा, उसमें टी अकाउंट बना हुआ होगा, तो आपने खुद जज करना होगा। आपसे ये तवक्को करी जा रही है कि आप अक्लमंद हैं, अपना जहन, अपना दिमाग इस्तेमाल कर कर और सवाल को पढ़कर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी किस तरह की टी अकाउंटिंग कर रही है। अगर मुझे कोई इस तरह का टी अकाउंट बनाकर दे दे सवाल में, तो मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पेएबल भी इधर ही है और एक्सपेंस भी इधर ही है, तो कंपनी एक ही टी अकाउंट बना रही है। ठीक है। अगर कोई मुझे इस तरह के दो टी अकाउंट्स बनाकर दे दे, तो मुझे वाज़ेह तौर पर खुद अपनी आंखों का इस्तेमाल कर कर, दिमाग का इस्तेमाल कर कर नजर आ रहा है कि कंपनी एक्सपेंस का एक टी अकाउंट बनाती है, जितना भी एक्सपेंस होता है वो पेएबल के अकाउंट में डाल देती है, और पेएबल के जरिए वो पेमेंट कर देती है, जो बच जाता है वो लायबिलिटी कहलाता है। अच्छा, एक और मेथड जो कंपनी यूज करती है, गौर से सुनिएगा सब साथों। कुछ कंपनीज क्या करेंगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगी 1,20,000 रुपए से, रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगी 1,20,000। ठीक है। कुछ कंपनीज क्या करेंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया 1,20,000 रुपए से, और रेंट एक्सपेंस जो है उसको क्रेडिट कर दिया 1,20,000 रुपए से। आवाज आ रही है मेरी? कुछ कंपनीज क्या करेंगी, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट और रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगी। हाँ या नहीं, आवाज आ रही है? कुछ कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगी, रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगी 1,20,000 रुपए से। अब दूसरा काम क्या करेंगी, वो कितनी पेमेंट हुई थी बताओ, कितनी पेमेंट हुई थी बताओ, पेमेंट कितनी हुई थी बताओ, पेमेंट 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 कितनी हुई थी बताओ? पेमेंट 1 लाख की हुई थी। वो करेंगी रेंट एक्सपेंस डेबिट 1 लाख रुपए, रेंट एक्सपेंस डेबिट 1 लाख रुपए, और कैश क्रेडिट 1 लाख रुपए। वो करेंगी रेंट एक्सपेंस डेबिट 1 लाख रुपए और कैश क्रेडिट 1 लाख रुपए, और रेंट पेबल डेबिट 20,000 रुपए, सॉरी रेंट एक्सपेंस डेबिट 20,000 रुपए, और रेंट पेबल क्रेडिट 20,000 रुपए। ये भी हो सकता है। ठीक है सर, इसमें क्या किया कंपनी ने, जितना खर्चा था टोटल, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट किया। उसमें से जो पे कर दिया वो हटाने के लिए, जो पे कर दिया वो रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया। और जो पे नहीं किया
उस अमाउंट से रेंट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल को क्रेडिट। सर इसमें भी दो टी अकाउंट्स बनेंगे, जी हाँ इसमें भी दो टी अकाउंट्स बनेंगे। फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले वाले मेथड में तमाम अमाउंट, सारी अमाउंट, गौर से सुनिएगा फर्क क्या है। फर्क ये है कि पहले वाले केस में तमाम अमाउंट सबसे पहले कहाँ चली जाती थी? पेएबल में चली जाती थी, और फिर वहां से जो पेमेंट होती थी वो माइनस हो जाती थी। दूसरे वाले मेथड में सिर्फ और सिर्फ जो पेएबल, जो अमाउंट बकाया है, जो अमाउंट रह गई है, जो अमाउंट पे नहीं हुई है, वो पेएबल में जाएगी। ठीक है, आई रिपीट, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 दोनों में दो दो टी अकाउंट्स बन रहे हैं, लेकिन मेथड नंबर 2 में मुकम्मल अमाउंट पेएबल के अकाउंट में जाएगी, वहां से जो पे हो गई वो पे हो गई, और जो बच गई वो पेएबल है। मेथड नंबर 3 में सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट पेएबल है, यानी कि 20,000 की, वो पेएबल के अकाउंट में जा रही है। इस केस में किस तरह का टी अकाउंट नजर आएगा? इस केस में क्या सारी चीजें वैसे ही नजर आएंगी? मतलब हमारे जो पेएबल का अमाउंट होगा और सारी चीजें होंगी, क्या वो उतनी ही होंगी? जी हाँ वो उतनी ही होंगी। देख लेते हैं किस तरह से। ये हमारे पास आ जाएगा रेंट एक्सपेंस, और ये आ जाएगा पेएबल। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। इसमें से जो आपने पे कर दिया वो कहाँ का पे कर रहा है? कैश से पे कर रहा है, कैश आ गया, ये एंट्री पास हो गई। रेंट एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, और जितना अमाउंट बच गया है, जितना अमाउंट बच गया है वो कहाँ आएगा? जितना अमाउंट बच गया है वो कहाँ आएगा? वो पेबल में चला जाएगा। तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, जी हाँ ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके पास जो है वो रेंट पेबल जो है वो रेंट एक्सपेंस के अकाउंट से आ रहा है। कितना आ रहा है? 20,000 रुपये आ रहा है। और यही इस टी अकाउंट का क्या होगा? बैलेंस कैरी डाउन होगा और ब्रॉट डाउन होगा। अच्छा, किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि सर ये कैरी डाउन डेबिट पर और ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर क्यों आ रहा है? ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर क्यों आ रहा है? ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या है? क्या है? पेबल लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी है हमारी। एक्रूड एक्सपेंस जो होता है, एक्रूड एक्सपेंस जो होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो देखिए आपके पास कोई भी मेथड यूज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके सवाल में ये वाला मेथड हो, जरूरी नहीं है कि आपके सवाल में ये वाला मेथड हो ऊपर वाला, जरूरी नहीं है कि आपके सवाल में ये वाला मेथड हो, आपसे किसी भी तरह से वो पूछ सकता है सवाल। थर्ड मेथड में जो हमने 1 लाख रुपए पे करे थे, वो हमने रेंट एक्सपेंस के ही अकाउंट में यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए ना। इस कंपनी की ये पॉलिसी है, थर्ड मेथड में इस कंपनी की ये पॉलिसी है कि जो पेमेंट हो जाती है वो पेएबल के अकाउंट में नहीं जाती है। जो पेमेंट हो जाती है वो कंपनी दोबारा, वो यहीं पर कंपनी रिकॉर्ड कर लेती। मैं वापस से समझा देता हूँ। थर्ड मेथड वापस से समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता कर कर। ये पहली एंट्री समझ में आ गई। जितना पूरे साल का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट, ये बात समझ में आ गई। थर्ड मेथड में दोबारा से समझा रहा हूँ, ओके ओके करते रहिएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को स्क्रीन पर चीजें हाईलाइट कर कर समझा रहा हूँ। पहली चीज ये कर ली कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया 1,20,000 रुपए से, और रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया 1,20,000 रुपए से। जितना एक्सपेंस है वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया। फिर क्या होगा? जितना पे कर दिया, जितना कैश दे दिया, जितना बैंक से पे कर दिया, जितना चला गया, जितना चला गया, जितना पे कर दिया, उससे क्या एंट्री पास होगी? रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। जितना पे कर दिया वो रेंट एक्सपेंस के ही अकाउंट से हमने एंट्री पास कर कर निकाल दिया। क्या ये बात समझ में आ गई कि भाई 1,20,000 रुपए का खर्चा था, उसमें से लाख रुपया मैंने पे कर दिया। अब बच क्या गया? सर अब 1,20,000 रुपए में से 1 लाख रुपए अगर माइनस करते हैं तो 20,000 रुपए बच गया। उससे क्या एंट्री पास हो गई? रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट। ठीक है, ये आपके पास तीसरा मेथड है। इसमें जो ये थर्ड एंट्री है ना, ये सिर्फ बची हुई अमाउंट से पास होती है।
टोटल अमाउंट से पास नहीं होगी, इसलिए क्योंकि इस तीसरे मेथड में मैंने जो पेमेंट करनी थी वो मैं ऑलरेडी पहले ही रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में एडजस्ट कर चुका हूं। क्लियर है बात? ठीक है जी। अच्छा, जितने नए बच्चे हैं कोई घबराए नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये अकाउंटिंग आपको समझ आने लगेगी। अब चले हम 2026 पर चलते हैं, ठीक है? 2026। अब मुझे बताएं 2026 की अगर मैं बात करता हूं, 2026 में मुझे एक एक कर कर बताएं। अच्छा देखिए, जो आपके पास ये बैलेंस कैरी डाउन है, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग या कैरी डाउन, और ब्रॉड डाउन ऑपोजिट साइड पर आता है। क्रेडिट साइड पर क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्रूड एक्सपेंस मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का हमेशा याद रखिएगा, लायबिलिटी का हमेशा याद रखिएगा कि जो क्लोजिंग होता है वो डेबिट पर, और अगले साल जो ब्रॉड डाउन होता है वो क्रेडिट साइड पर आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब चलिए ना अगले साल पे चलते हैं, ठीक है? चलिए अगले साल मुझे 2026 में ये 20,000 रुपये क्या बताइए 20,000 का क्या मतलब? बताइए 20,000 का क्या मतलब है? सर 20,000 का मतलब ये है कि ये 20,000 रुपये पिछले साल का एक्रूट था। सर एक्रूट का मतलब ये है कि पिछले साल पे करना था वो पे नहीं किया। तो ये 20,000 आपको बता रहा है कि जो पिछले साल का ड्यू अमाउंट है, जो पिछले साल का अनपेड अमाउंट है, जो पिछले साल का अमाउंट आप पे नहीं कर सके, जो पिछले साल का अमाउंट पे नहीं किया वो है। अच्छा, ये 1,20,000 रुपये क्या बता रहा है? सर ये इस साल का खर्चा है। ये 1,40,000 रुपये क्या बता रहा है? या आपने जो इस साल पेमेंट करी है वो बता रहा है। इस साल आपने पेमेंट करी है 1,40,000 रुपये की। तो चले इस एग्जाम्पल को हम तीनों मेथड्स पर अप्लाई कर देते हैं। मैं करता ये हूँ कि ये 2025 की सारी बातें जो है ना वो नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और इसी को एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमें दोबारा दोबारा टी अकाउंट्स ना बनाना पड़े। उम्मीद है कि ये मेथड काम आ जाएगा। चलिए, पहला वाला मेथड 2026 की अकाउंटिंग कर रहे हैं। इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, 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 उड़ा दिया और उड़ा दिया। ठीक है। मुझे बताएं 2026 में, 2026 में, 2026 में, 2026 में अगर हम सिंगल मेथड वाली यानी कि सिंगल अकाउंट बनाने वाली अप्रोच पर जाएं तो हमारा खर्चा साल का कितना था? सर खर्चा तो हर साल 1,20,000 रुपये ही था। तो आपके पास जो खर्चा होगा, नहीं नहीं नहीं, मुदस्सर खर्चा 1,40,000 नहीं है। देखो, पर पेमेंट को और खर्चे को मिक्स नहीं करो। खर्चा 1,20,000 रुपये था, पेमेंट 1,40,000 रुपये की कर। ठीक है जी। खर्चा 1,20,000 रुपये था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपये और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 1,20,000 रुपये। देखो, खर्चा 1,20,000 रुपये था, पेमेंट 1,40,000 रुपये थी। आपकी पेमेंट आपके खर्चों के बराबर हो ये जरूरी नहीं है। भाई आपके पिछले 20,000 रुपये तो पिछले साल के थे ना। ठीक है जी। अच्छा, आपने पेमेंट कितनी करी बताएं, ये एंट्री कितने अमाउंट से पास हो? आपने कितने पैसा पे किया है? 1,40,000। ये एंट्री 1,40,000 से पास हो। बात समझ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा 1,20,000 रुपए से, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट होगा 1,20,000 रुपए से, ये इसी साल का खर्चा होता है। रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा 1,40,000 रुपए से, और कैश क्रेडिट होगा 1,40,000 रुपए से। ये जो रेंट एक्सपेंस का अमाउंट है, ये रिप्रेजेंट, या कैश क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है जो कैश आपने पे करा है वो। तो पैसा पे तो 1,40,000 करा है। अब सर डबल एंट्रीज क्या होंगी? अच्छा मुझे बताएं कि क्या ये जो रेंट एक्सपेंस का अकाउंट 2026 का मैं बनाऊंगा, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा? इसका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा? अगर हाँ तो डेबिट या क्रेडिट, और रीजन? सर इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 20,000। यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 20,000। क्यों आ रहा है 20,000 का बैलेंस ब्रॉट डाउन? बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर आ रहा है, और इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस रखती है। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 का ये बता रहा है कि पिछले साल के 20,000 रुपीज आपने कम पे करे हैं, वो भी पे करें। अच्छा जी, इस साल की एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000 रुपए। अच्छा जी, इस साल पेमेंट कितनी करी है बताएं, इस साल पेमेंट कितनी करी है? 1,40,000 रुपए। रेंट, एक्सपेंस, डेबिट, कैश क्रेडिट 1,40,000 रुपए। 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 1,40
अच्छा जी, फिर बताएं इस साल के क्लोजिंग क्लोजिंग सारे मैच हो जाएंगे, बिल्कुल क्लोजिंग क्लोजिंग सारे मैच हो जाएंगे। ये हो गए। अब आसान लगा। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछते हैं सर बैलेंस ब्रॉट डाउन की डबल एंट्री नहीं बनाई आपने। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन की डबल एंट्री नहीं होती। डबल एंट्री होती है ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर की। ब्रॉट डाउन कैरी डाउन की डबल एंट्रीज नहीं होती हैं। ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर की डबल एंट्रीज होती हैं। क्या ये बात समझ आ गई है आप सबको? मजा आ रहा है क्लास में? समझ आ रहा है क्लास में? सेकंड मेथड पे चलें। चलो सेकंड मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड में पहली एंट्री रेंट पीएनएल डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। सेकंड मेथड क्या करता है? सेकंड एक्सपेंस ये कहता है कि जितना खर्चा है सारा पीएबल में ले जाओ। सेकंड मेथड ये कहते हैं कि जितना भी खर्चा है तमाम खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओ। तो पीएनएल डेबिट हुआ, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हुआ, पीएनएल डेबिट हुआ, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हुआ। और जितना भी 1,20,000 रुपए था, तो 1,20,000 रुपए का पूरा रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट भी कर दो, कर दिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि आपने जितना पे करा, कितना पे करा, कितना पे करा, बताएं 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 बताएं, जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं। नहीं, पेमेंट 1 लाख की नहीं है। 2026 के साल में हम गंदी बात नहीं करो। कितनी पेमेंट करी थी? 1,40,000 रुपए। 1,40,000। ठीक है। सेकेंड मेथड में सबसे पहले पीएनएल डेबिट पूरे अमाउंट से, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट पूरे अमाउंट से। फिर वही सारा अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया पेएबल के अकाउंट में। और फिर जो पेमेंट करी वो पेएबल के अकाउंट के थ्रू करी है, पेएबल के अकाउंट के थ्रू करी है, पेएबल के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी 1,40,000 रुपए। तो सेकेंड मेथड में हमारा रेंट एक्सपेंस का अकाउंट ऐसा ही बनेगा। जी हाँ, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आप ऊपर से देख लें। सेकंड मेथड में पेएबल रिसीवेबल पेमेंट शेमेंट की कोई एंट्री रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में नहीं होती है। ठीक है जी। सेकंड मेथड में क्या होता था? सेकंड मेथड में जितना खर्चा होता था, चाहे पे किया चाहे नहीं पे किया, चाहे पे किया चाहे पे नहीं किया, चाहे पे किया चाहे पे नहीं किया, सारा 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 पहले रेंट पेबल के अकाउंट में चला जाता है। और फिर जो पेमेंट होती है वो रेंट पेएबल के अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। सेकेंड मेथड में जितना खर्चा ऑर्गेनाइजेशन करती है, सारा का सारा खर्चा पेएबल के अकाउंट में पहले ले जाती है। चाहे पे करे ना करे, ना करे करे कुछ भी करे, पहले कहाँ जाएगा? पेएबल के अकाउंट में जाएगा। बात समझ आई? इसलिए 1,20,000 रुपये पेएबल नहीं है। और फिर जितनी पेमेंट होगी वो यहां से ही होगी। अब क्या होगा? अब अगर रेंट पेएबल का अकाउंट बनाऊंगा, रेंट पेबल का अकाउंट बनाऊंगा इस साल का 2026 का, बताएं मुझे कोई ओपनिंग होगा? जी सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ना। कितना? 20,000। सेकंड मेथड में रेंट पेबल का अकाउंट बनता था और पेबल का ओपनिंग ब्रॉट डाउन भी था 20,000 रुपए। अब क्या हुआ? अब वहां से रेंट एक्सपेंस से 20,000, 1,20,000 रुपए आए कि भाई इस साल का खर्चा भी है। अब तुमने 20,000 पिछले भी भरने हैं और इस साल के भी 1,20,000 रुपए भरने हैं, तो रेंट पेबल का अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट हो रहा है 1,40,000 से, और इसका कोई भी क्लोजिंग नहीं आ रहा। कोई भी क्लोजिंग नहीं आ रहा। यानी कि अब साल के एंड में कोई लायबिलिटी नहीं है। सेकंड और फर्स्ट मेथड में फर्क समझे ना। सेकंड मेथड बोलता है कि भाई सारा पैसा पहले पेबल में ले जाओ, फिर पेबल से देखते हैं क्या पेमेंट करें। क्लियर है? थर्ड मेथड पर आ जाएं, थर्ड मेथड पर आ जाएं, थर्ड मेथड पर आ जाएं, थर्ड मेथड पे आ जाएं। थर्ड मेथड में क्या होगा? थर्ड मेथड में क्या होगा? क्या ये एंट्री सेम रहेगी? थर्ड मेथड में क्या ये एंट्री सेम रहेगी? यानी कि रेंट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं। जी हाँ सर, पहली एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। जितनी पेमेंट करी है उससे रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो अब ये एंट्री कितने से पास होगी? 1,40,000 रुपए से। 1,40,000 रुपए से। बात समझ रहे हैं? ठीक है, बात समझ रहे हैं? सेकंड थर्ड मेथड में क्या होगा? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट जितना खर्चा है उससे। दूसरी एंट्री क्या होगी कि रेंट एक्सपेंस के ही अकाउंट से रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 1,40,000 रुपए से।
फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि यहाँ का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो पेएबल या रिसीवेबल बनेगा। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर आपका रेंट का एक्सपेंस 1,20,000 रुपए था, इस साल का 1,20,000 रुपए था, और आपने पे कर दिया है 1,40,000, आपने पे कर दिया है 1,40,000, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपका जो वो रेंट का पेएबल या रिसीवेबल वाला अकाउंट है उसमें यहां पर बैलेंसिंग फिगर 20,000 रुपए आएगा, ये 20,000 रुपए यहां चला जाएगा। अच्छा, अब इसके इसका पहले से ब्रॉड डाउन आ रहा था ना, इसका पहले से ब्रॉड डाउन कितना था? इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन जो था वो 20,000 रुपए था, और ये यहां से सेट ऑफ हो गया, यहां से नॉक ऑफ हो गया, यहां से रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और यहां पर भी आप देखें तो ब्रॉड डाउन कैरी डाउन जीरो है। मजा आ रहा है आज की क्लास में, करनी चाहिए ऐसी लाइव क्लासेस। समझ में आई? तीसरी बात समझ में आई? तो आपने पहला मेथड किया, दूसरा मेथड किया, तीसरा मेथड किया, तीसरे मेथड में आप सिर्फ वो अमाउंट पेएबल के अकाउंट में लेकर जाते हो जो एक्स्ट्रा वाली है। ठीक है? अच्छा, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि देखें यहां पर पिछले 20,000 रुपए मुझे चुकाने थे, और इस बार क्योंकि मैंने एक 40 भरे उसमें से एक 20 इस साल का रेंट था, और 20,000 जो ज्यादा मैंने पे करे हैं वो उसूली तौर पर यहाँ पर मैंने सेट ऑफ करें कि भाई पिछले साल का जो बाकी था इस साल ज्यादा पे किया है, वो यहाँ पर एडजस्ट कर दे। समझ आई बात? बेहतरी हुई, कुछ कुछ तरक्की हुई आप लोगों की? बात क्लियर है? आगे चलें, आगे चलें, आगे की बात डिस्कस करें। भाई जो अच्छा लग रहा है जो बुरा लग रहा है वो आप लोगों का डिसीजन है। ठीक है? आपने तो कहा था जो थर्ड ट्रांजेक्शन है उसमें बचा हुआ अमाउंट आता है, अरे भाई बचा हुआ ही तो अमाउंट आया है। देखें भाई, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, कितना पे किया, कितना पे किया? अब बचा हुआ ज्यादा और कम दोनों हो सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर ये एंट्री जो पास हो रही है ना, ये है रेंट पेएबल डेबिट, रेंट पेएबल वाला अकाउंट डेबिट, और रेंट एक्सपेंस का अकाउंट। ठीक है? 1,40,000 रुपए में से, 1,40,000 रुपए में से एक 20 तो इस साल का रेंट था, तो बच क्या गया? 20,000 रुपए इस बार एक्स्ट्रा है। ठीक है भाई? चले आगे, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। चले जी, अब आ जाते हैं 2027। ठीक है जी, 2027 पर आ जाओ। 2027 में कितना खर्चा है भाई? 2027 का 1,20,000 रुपए का खर्चा है। 2027 में पेमेंट कितनी कर दी? ज्यादा कर दी, 1,50,000 कर दी। कितनी ज्यादा कर दी? कितनी ज्यादा कर दी? 30,000 रुपए ज्यादा कर दी। ठीक है, 30,000 रुपए ज्यादा पेमेंट कर दी है। तीनों मेथड्स करें, या एक कर लें, या दो कर लें, या तीनों कर लें? तीनों कर लेते हैं, 2028 वाला साल आसान होगा, 27 की तीनों कर लेते हैं। 27 के तीनों मेथड कर लेते हैं, मैं इसको दोबारा से करता हूं, यहां से कॉपी, और यहां पर कर देता हूं पेस्ट, और इसको कर देते हैं 2027। हाँ जी, पहली एंट्री में कोई मसला? पहली एंट्री में कोई मसला? जी नहीं सर, कोई मसला नहीं है। मेथड नंबर 1 ये कहता है कि जितना भी एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, इसमें तो हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब 2027 में हमने 1,50,000 रुपये पे करे हैं, बताएं क्या होगा? बताएं क्या होगा? रेंट एक्सपेंस डेबिट 1,50,000 रुपये, कैश क्रेडिट 1,50,000 रुपये होगा। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? ठीक है जी। अब हम 2027 की अकाउंटिंग कर रहे हैं। पहले वाले मेथड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया 1,20,000 रुपये, रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट किया 1,20,000 रुपये से, और सेकेंड एंट्री जो हमारी पेमेंट की है उसकी वजह से हमने रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया 1,50,000 रुपये से। 30,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा पे कर दिए। यहाँ पर अगर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं, 1,20,000 रुपये। कैश से पेमेंट कर दी, कैश से हमने पेमेंट कर दी ज्यादा, 1,50,000 रुपये। तो कितना ज्यादा पे कर दिया है? बैलेंसिंग फिगर से भी आ सकता है, बैलेंस कर दें। ये आ गया आपका बैलेंस क्रेडिट डाउन, बैलेंस क्रेडिट डाउन, क्रेडिट डाउन, क्रेडिट डाउन, और यहां पर आ गया आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर अब इस केस में ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर क्यों आ रहा है? इस केस में बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर क्यों आ रहा है?
इस केस में बैलेंस ब्रॉट डाउन के डेबिट साइड आने की रीजन ये है कि ये आपका एसेट है, ये आपको फायदा देगा। कैसा फायदा देगा? फायदा ऐसा देगा कि अगले साल जब बिल आएगा तो मुझे 30,000 रुपए कम पे करने होंगे। फायदा ऐसा देगा कि अगले साल मुझे मेरा एक्सपेंस मुकम्मल पे नहीं करना होगा, कुछ मैं अभी ही पे कर चुका हूँ। और अगर कोई एसेट होता है तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर आता है। चलिए जी, उसके बाद आ जाते हैं भाई हम सेकंड मेथड पर। ये एंट्री तो सर सही है बिल्कुल। सेकंड मेथड में जितना एक्सपेंस होता है वो पेएबल में चला जाता है, और फिर जितनी पेमेंट होती है उससे हम रेट पेएबल का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट करते हैं। इस केस में आप ये चीज याद रखिएगा कि रेंट पेएबल स्लैश रेंट रिसीवेबल यहाँ पर, या चले आप पेएबल ही लिख दें फिलहाल, आप ना कंफ्यूज ना हो जाइएगा। लेकिन बहरहाल इस तरह से मैंने एंट्रीज पास करनी है। सेकंड मेथड में जितना एक्सपेंस था पहले वो पेएबल के अकाउंट में जाएगा, पेएबल का अकाउंट जो है उसमें से कैश जाएगा। सेकंड मेथड में पहला अकाउंट ऐसा ही बनेगा, इसमें कोई भी एंट्री नहीं है, जितना अमाउंट है वो पीएनएल का है और बाकी सारा पेएबल में चला गया। अच्छा, ये मैंने पिछले साल की वैल्यूज कॉपी करी हुई है, इसको रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट यहाँ से रेंट एक्सपेंस से आए थे कि भाई 1,20,000 पे कर दो। हमने पे कर दिए हैं 1,50,000 रुपए। तो हमने कितने ज्यादा पे कर दिए हैं? हमने जो पे कर दिए हैं ज्यादा, वो है 30,000 रुपए। तो ये बैलेंस कैरी डाउन आ गया। अब आप लोगों का फर 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 हाथ चलना शुरू हुआ होगा। आप लोगों को बात जो है वो समझ आ गई होगी कि अच्छा भाई तीसरी चौथी बार हम सेम तरह की अकाउंटिंग कर रहे हैं, आसान लग रहा है। हाँ भाई, हो गया आसानी से। ठीक है जी, जितना अमाउंट था वो सारा पेबल के अकाउंट में गया, पेबल के अकाउंट से जितनी पेमेंट हो गई वो कैश के थ्रू हो गई, और जो बच गया वो ज्यादा पे कर दिया आपने, वो है। चलिए जी, आखिरी मेथड क्या है भाई? रेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, ये तो होगा ही होगा। ठीक है। नहीं, जरूरी नहीं है, देखो कंपनी किसी भी तरह से आपको अकाउंटिंग कर कर दे सकती है। हो सकता है कि कंपनी कुछ और स्टाइल सोचकर आ जाए। ठीक है। अच्छा, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट ये कितने से होगा? 1,50,000 रुपए से। जितना पे करते हैं वो यहीं से पे कर देते हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा का है, अगर कोई एक्स्ट्रा का है तो वो यहाँ पर आ जाता है। इस केस में रेंट रिसीवेबल है। ठीक है जी, और 30,000 रुपये ज्यादा पे करे हुए हैं, तो ऐसा ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,20,000 गया, पेमेंट कर दी 1,50,000 रुपए की, 30,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं, और ये 30,000 रुपये यहाँ चले गए इस अकाउंट में ही, इसका कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं था। ठीक है, और ये बैलेंस कैरी डाउन है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक ही तरह से सिस्टम डेवलप होगा, हर कंपनी अपना सिस्टम खुद अलग से डेवलप कर सकती है और अपनी मर्जी से कर सकती है, और इस तरह से ये रिकॉर्ड हो। कितने लोगों को 70-80% बातें समझ में आई? हाँ भाई, 70-80% बात समझ में आई। ये मैंने आप लोगों के सामने जो है वो एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स में इन मेथड्स के कोई स्पेसिफिक नहीं, नहीं यार अभी तक रखे नहीं है, तुम किसी का तला रख दो, किसी का कुछ और रख दो। सही है। 70-80% बात समझ में आ गई सर। ये आईएएस किस किस क्या बोल रहा है भाई ये? आईएएस किस काम है, और आईएफआरएस अब कंपनी जैसे चाहिए वैसे अकाउंटिंग कर सकती। अभी तुम बड़े हो जाओगे, तुम अभी छोटू मुन्नू हो, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। ठीक है। आईएएस के हिसाब से ही अकाउंटिंग हो रही है, सारी आईएएस के गाइडलाइंस में ही हो रही है, वो बातें देखो। अच्छा, अब हम चले जाते हैं इनकम्स पर। देखो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल करी थी ना, ये हमने एक्सपेंसेस की करी थी, ये हमने एक्सपेंसेस की करी थी, है ना? शायद बेटा अभी तुम क्वालिफाई नहीं हुए हो, अभी तुम नन्हे काके हो। अभी तुम थोड़ा आगे बढ़ जाओ। ठीक है। फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कंपनीज किस तरह से इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर लेती हैं। ये इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं, एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स नहीं होते वैसे। अभी तुम नन्नू पुन्नू हो, नन्नू पुन्नू हो। अभी तुम्हारे सवाल इतने सीएफओ वाले आ रहे हैं, अभी तुमने धक्के खाने हैं ऑडिट फर्म में। बहुत जिंदगी बाकी है तुम्हारी, अभी ये सवाल ना पूछो। ठीक है। एटलीस्ट कैट के 4-5 पेपर क्लियर कर लो, फिर इस तरह के सवाल पूछो, तो तुम्हें फॉर्म में आसानी होगी। अभी सिर्फ समझो सिस्टम्स को। अच्छा चलो, अब रेवेन्यू इनकम की तरफ सब आ जाओ साथ। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 100 मार्क्स का आएगा मुबशिर, मुबशिरा। अरे भाई, 2-2 मार्क्स के आते हैं, लेकिन इसी से सवाल बनेंगे ना। खैर, इनकम पर आ जाए, इनकम पर आ जाए। रेंट इनकम, रेंट इनकम और रेंट एक्सपेंस में क्या फर्क है?
रेंट इनकम और रेंट एक्सपेंस में क्या फर्क है? देखिए, रेंट इनकम और रेंट एक्सपेंस में ये फर्क है, एक्सपेंस तब होगा जब आपने कोई जगह किराए पर ली हो। जब आपने कोई जगह किराए पर ली हो। रेंट इनकम का क्या मतलब है? रेंट इनकम का मतलब ये है कि आपकी कंपनी ने कोई जगह किसी और को किराए पर दी है। रेंट इनकम का क्या मतलब है? आपकी कंपनी ने कोई और जगह कोई जगह किसी और को किराए पर दी है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। बात समझ में आ रही है? चले, अब इसकी एग्जांपल करते हैं, जरा सा इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको ब्रीफली समझते हैं। अच्छा, देखिए, लेट से आपके पास कोई वेयर हाउस था, कोई ऑफिस था, वो आपने किसी को किराए पर दे दिया। उसका किराया आया, लेट से 5,000 रुपये। सही है जी, किराया तय हुआ 5,000 रुपये। पहला केस तो ये हो सकता है कि जितना किराया तय हुआ उतना ही किराया उसने, अच्छा, अब ये कैश पेड होगा या रिसीव्ड होगा? रिसीव्ड होगा, ये होगा कैश रिसीव्ड। लेट से आपने जो है ना वो रिसीव भी कर लिया 5,000 रुपये। ठीक है जी। अब फर्दर कोई रिसीव करना है अमाउंट? कोई अमाउंट फर्दर रिसीव करना है 2024 का? नहीं। अच्छा, चले, हर साल का किराया तय हुआ था 5,000 रुपये, जो भी जगह आपने किराए पर दी है उसका किराया है 5,000 रुपये। अब मुझे एक बात बताएं, लेट से 2025 का 5,000 रुपये किराया है, लेकिन जिसने आपसे किराए पर जगह ली है उसने आपको 3,500 रुपये दिए। 3,500 रुपये दिए, कम कम दिए, तो क्या होगा बताओ? इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 1,500 रुपये का क्या है? रिसीवेबल है ना? ये एसेट है, ये किसी से रिसीव करना है। 5,000 रुपए की इनकम बनती थी, 3,500 रुपए देकर गया है, 1,500 रुपए बाद में देगा, ये मेरा रिसीवेबल कहलाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्रीपेमेंट है या एक्रूड है? क्या ये प्रीपेमेंट है या एक्रूड है? एक्रूड है? प्रीपेड है? प्रीपेड है? एक्रूड है? ये एक्रूड इनकम है। हाँ, यही बात मुझे क्लिक करवानी थी। सर आपने तो बताया, अब कोई बच्चा बताओ मुझे। आधी रात को 3 बजे मैसेज आता है बहुत सारी बार बच्चों का। एक तो यार ऐसा ना करे करे, हम भी सोते हैं, हम भी इंसान हैं। आधी रात को घंटी बजे मोबाइल की और मैसेज आए, सर एक्रूट तो एक्सपेंस, एक्रूट तो लायबिलिटी होती थी, आपने गलत पढ़ाया है आज के लेक्चर में, आपने गलती कर दी है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा सुबह उठकर, आपने एक्रूट को एसेट बताया है। तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? बताओ। और मैसेज भी कब आता है? रात के 3:30 बजे। बंदे की पूरी हट जाए या नहीं हटे? सही है भाई। देखो, अगर एक्सपेंसेस की बात हो रही है ना, तो एक्रूअल्स जो है वो लायबिलिटी है। लेकिन अगर इनकम्स की बात हो रही है, ठीक है, अगर इनकम की बात हो रही है, तो इनकम के केस में अगर कोई एक्रूड है, किसी से किराया लेना बाकी है, ठीक है, तो उसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई एक्रूड है और मेरी इनकम थी तो वो मेरा एसेट है। सर एसेट क्यों है? एसेट इसलिए भाई, उससे 5,000 लेने थे, वो 3,500 देकर गया है, तो वो 1,500 रुपए बाद में मुझे देगा। इस केस में ये एक्रूड इनकम है, और एक्रूड इनकम मेरा एसेट है। सोचो ना यार, मेरी पोजीशन पर आकर रात को अगर कोई 3:30 बजे के सवाल पूछे, आप सोचो यार किसी को इमरजेंसी होगी। अच्छा, कुछ तो फिक्र ही नहीं करते, वो समझते हैं मैं कोई रोबोट वोबोट हूँ, कॉल लगा लेते। ठीक है, कॉल लगा लेते हैं रात को 3:30 बजे, व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है, अब आप पहले तो उठाओगे नहीं, काटोगे उसको, फिर वो मैसेज करेगा और बोलेगा सर आपने आज सुबह गलती कर दी थी। वाह भाई, सही है भाई, आप ही सही हो। ठीक है, एक्रूड इनकम जो है, एक्रूड इनकम जो है ना, वो हमारे पास एसेट। सही है। अच्छा, अब अगली बार जब ये बंदा मुझे पैसे देगा तो 1,500 पिछले भी देगा, 5,000 ये भी देगा। लेट से ये इसने क्लियर की है, तो ये मुझे 6,500 रुपये देगा। क्लोजिंग क्या होगा? क्लोजिंग जो होगा वो 0 हो जाएगा। अच्छा, लेट से उससे अगली बार आते हैं। 5,000 बनते था किराया, इससे मुझे 6,500 दे दी। इससे मुझे 6,500 दे दी, ज्यादा दे दी, ज्यादा दे दी। ये 6,500 नहीं, इसको 7 कर लेते हैं ताकि 1,500 मिक्स ना हो, 7,000। अब बताइए 2,000 रुपये क्या है? ये 2,000 रुपये, इसको हम अनअर्नड इनकम भी कहते हैं, इसको हम अनअर्नड इनकम भी कहते हैं, या इसको हम प्री पेड इनकम भी कहते हैं, है ना? उसकी तरफ से हमारे पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है।
तो हम इसको अनअर्न भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, और ये हमारी लाइबिलिटी है। ये अमाउंट जो हमारा है अनअर्न इनकम, इसका मतलब किसी और का पैसा अभी मेरे पास पड़ा हुआ है 2,000 रुपये एक्स्ट्रा। अब अगली बार वो कितने देगा? मान लो 2028 में उसने अपना बैलेंस क्लियर करना है, तो मुझे कितने पैसे देगा? सर वो सिर्फ 3,000 रुपये देगा, इसलिए क्योंकि वो मुझे पहले ही ज्यादा पैसे दे चुका। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। तो अब इनकम के केस में सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी, इनकम के केस में सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। हाँ, इस केस में अगर मेरी कोई एक्रूड इनकम है, अगर कोई मेरी एक्रूड इनकम है वो मेरा एसेट है, और अगर कोई अनअर्न्ड इनकम है तो वो मेरी लायबिलिटी है। ठीक है जी, समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? चलो अब हम इनकम के केस में एक ही तरह की अकाउंटिंग कर लेते हैं, इनकम के केस में एक ही तरह की सिंपल अकाउंटिंग कर लेते हैं, ताकि क्योंकि टाइम वैसे ही हम आधा घंटा क्रॉस कर चुके हैं, हम एक सिंपल सी अकाउंटिंग कर लेते हैं। आप लोगों को टी अकाउंट्स का फ्लेवर दे देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये दिमाग बड़ा खुला रखना कि कंपनी किसी भी तरह की अकाउंटिंग कर सकती है, मुझे उसी वक्त टी अकाउंट्स को देखकर समझना होगा क्या आखिर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। अब बताएं 2024 की क्या एंट्रीज होंगी, जल्दी जल्दी। एज्यूमिंग कंपनी एक ही टी अकाउंट बनाती है, सिंपल रखते हैं चीजों को, सिंपल रखते हैं चीजों को। सर अगर कंपनी एक ही टी अकाउंट बनाती है तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी रेंट इनकम को डेबिट करे 5,000, ये इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट पर ले जाए 5,000। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? बताएं ना, बोले ना, बताएं ना, बोले ना। ठीक है जी। और अगर एक ही टी अकाउंट से रखती है कंपनी, अगर एक ही टी अकाउंट रखती है कंपनी, तो जो कैश आया तो कैश डेबिट हो गया, और रेंट इनकम का अकाउंट जो है, रेंट इनकम का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। सर कंपनी एक ही टी अकाउंट रखती है, हाँ भाई बोला ना एक ही टी अकाउंट रखती है। सर क्या इसमें मल्टीपल मेथड्स नहीं होते? मैंने ऐसा नहीं बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक ही टी अकाउंट वाली वर्किंग कर कर दिखा रहा हूँ। मैं एक सिंगल टी अकाउंट वाली वर्किंग कर कर दिखा रहा हूँ। इसमें भी मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं। साथ में आप लोग आज की क्लास का क्या फीडबैक रहा ये मुझे बताएं, कल आप लोगों की एरर्स के हवाले से क्लास होगी, मारिया से आज ही लिंक ले लीजिए। ठीक है जी। अच्छा जी, सर एंट्री क्या पास होगी? एंट्री ऐसे पास होगी कि भाई रेंट इनकम डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, तो रेंट इनकम को डेबिट करना है, पीएनएल को क्रेडिट करना है, इसमें सारी चीजें ऑपोजिट आ जाएंगी। 5,000 यहाँ आ जाएगा, कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट, कैश यहाँ आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। ठीक है। असल में ये वाली जूम की आईडी किसी और टीचर को भी चाहिए अभी, तो इसीलिए मैं जो है वो एक ही मेथड से कर रहा हूँ। बहरहाल आप स्टडी टेक्स्ट को रीड करें, कोई मसला नहीं होगा। अगर आपने एक मेथड कर लिया है और आपने एक्रूअल्स देख लिया, एक्सपेंसेस वाला एरिया देख लिया, तो ये हो जाएगा, मसला नहीं। बताएं भाई, ये पहला टी अकाउंट समझ में आ गया? जल्दी बता दें, जल्दी बता दें, जल्दी बता दें, हम वैसे ही टाइम से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हद से आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है जी, सिंपल। अच्छा 2025 में क्या है? 5,000 में से 3,500 मिले। 2025 में क्या हो रहा है? 5,000 में से 3,500 मिले, तो पहली एंट्री तो 5,000 से ही पास होगी, दूसरी एंट्री 3,500 से पास होगी, और इस हिसाब से ये 3,500 होगा, और इस हिसाब से आपके पास यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन आ रहा होगा 1,500 का। क्या होगा ये? एसेट या लायबिलिटी? एसेट या लायबिलिटी? एसेट या लायबिलिटी? सर 5,000 रेंट था, 3,500 मिला, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो मेरा एसेट होगा, एक्रूड इनकम है, साल 2025 है। तीसरे साल की अकाउंटिंग करते हैं, तीसरे साल की अकाउंटिंग करते हैं। तीसरे साल कितने पैसे मिले थे? सर रेंट इनकम 5,000 रुपए थी, लेकिन पैसे जो मिले थे वो मुझे मिले थे 6,500। 6,500 मिले थे, 6,500 कैश रिसीव, 6,500 कैश रिसीव आता। और सर एक और बात, जब हम तीसरा साल शुरू करेंगे तो हमारा यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन भी होगा। हमें 1,500 रुपये पिछले साल के भी रिसीव करने थे, इस साल की जो इनकम है वो 5,000 है, वो भी रिसीव करनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कैश है वो 6,500 होगा, जिसमें से 1,500 रुपये पिछले साल के हैं, और बाकी जो 5,000 रुपये हैं वो करंट ईयर के हैं।
क्लियर है? ये कौन सा साल हो गया? 2026 की अकाउंटिंग हो गई। हाँ, 26 की हो गई। ठीक है जी। और फिर 2027 की अकाउंटिंग कर लेते हैं। 2027 की अकाउंटिंग कर लेते हैं। अगेन आपके पास जो इनकम थी वो 5,000 थी। अच्छा, रिसीव कितना हुआ है? रिसीव है 7,000। 7,000 ज्यादा रिसीव हुई। रिसीव है 7,000। रिसीव है 7,000। रिसीव है 7,000। ठीक है जी। इस केस में हमारे पास कोई ओपनिंग नहीं है, क्योंकि हमने पिछला सारा उतार दिया उधार। तो यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन क्यों आ रहा है भाई? यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन क्यों आ रहा है? सर, इस केस में आपका जो बैलेंस कैरी डाउन और ड्रॉ डाउन है वो इसलिए यहाँ पर आ रहा है क्योंकि ये एक लायबिलिटी है। आपने ज्यादा पैसा रिसीव कर लिया है। ठीक है, आपने ज्यादा पैसा रिसीव कर लिया और इसलिए ये लायबिलिटी में चला जाएगा। इसका जो बैलेंस ड्रॉ डाउन होगा वो इस साइड आ रहा है। सही है जी। तो ये बन गए हमारे टीयर। सही है जी। चले, आज हमने बेसिक जो है वो एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के टी अकाउंट्स वगैरह देखे। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अगर पूरा सेशन शुरू से एंड तक लिया तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। और हमने कोशिश करी कि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करें, जो कि हमने करी भी है। हमने एक्सपेंसेस के मुख्तलिफ अकाउंट्स देखे, हमने जो है वो प्री पेमेंट्स को भी देखा, इनकम को भी देखा। ये फाइल आप लोगों के साथ और वीडियो की रिकॉर्डिंग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कल का टाइम टेबल आप पूछ लीजिएगा एडमिन से, और इंशाल्लाह कल आप लोगों की एरर्स के टॉपिक के हवाले से क्लास होगी। इस टॉपिक को जरा अच्छे से देख लीजिएगा, इसकी जितनी रिकॉर्डिंग्स पहले से मौजूद है उससे देख लीजिएगा। बाकी बातें हम व्हाट्सएप पे करते हैं, मुझे ये आईडी जो है वो अभी हैंड ओवर करनी है। इंशाल्लाह ताला ग्रुप में हम मजीद डिस्कशन कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।